Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती 2021 हेतु हिंदी शिक्षण का मॉडल पेपर नंबर 3 आज आपके लिए लेकर आया हूं। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, अतः आपके पास 111 दिन अब शेष बचे हुए हैं। यहाँ पर हिंदी शिक्षण का जो ये टेस्ट है इसमें 20 प्रश्न मिलेंगे, व्याकरण के भी प्रश्न हैं और शिक्षण विधियों के भी प्रश्न हैं। साथियों, शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके पहले मैंने साइकोलॉजी का टेस्ट अपलोड किया है विशेष प्रश्नों का, उसमें 15 प्रश्न हैं, तो उन 15 प्रश्नों को ज़रूर सोल्व करें। वो मैंने अपलोड कर दिया है सुबह 6:30 बजे के लगभग। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा मित्रों, जो 6:30 बजे के आसपास ही अपलोड किया है आज ही। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। निर्विवाद में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या है 1, 2, 3, 4। तो मित्रों, एक बार आपको इसमें हर चीज़ को देखनी होगी। जो ये निर्विवाद शब्द है, इसमें एक तो निर उपसर्ग लगा हुआ है, एक वि उपसर्ग लगा हुआ है, और इसमें जो वाद शब्द है, वाद, ये इसका मूल शब्द है। तो निर प्लस वि मतलब उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2 है साथियों। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे बढ़ेंगे मित्रों। तच्छिव शब्द में प्रयुक्त संधि है दीर्घ, विसर्ग, यण और इनमें से कोई नहीं। तो तच्छिव शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा तत् प्लस शिव बराबर शब्द क्या बनेगा? तच्छिव। इसमें साथियों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि हुई है? व्यंजन संधि हुई। भाई व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आए तो वो व्यंजन संधि होती है। तो फिर दीर्घ नहीं है, यण नहीं है, विसर्ग नहीं है, मतलब इनमें से कोई नहीं। चौथा वाला विकल्प सही है। अगर यहाँ पर होता व्यंजन संधि तो फिर वो विकल्प आपका सही रहता, लेकिन व्यंजन संधि ऑप्शन में ही नहीं दी मैंने आज। तो साथियों, इसलिए चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न 2 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तीसरा क्वेश्चन है, अत्याचारी शब्द बना है प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से, मूल शब्द है उपसर्ग के मेल से और उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से। तो साथियों, प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मूल शब्द तो होगा नहीं क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय लगे हुए हैं। उपसर्ग के मेल से बना है लेकिन प्रत्यय भी लगा हुआ है। अब 2 है प्रत्यय और उपसर्ग के मेल से और उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से। दोनों एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन, लेकिन अब आपको ऐसी जगह पे क्या करना है कि आगे क्या लगा हुआ है? अति प्लस आ प्लस 4 प्लस ई। तो साथियों, यहाँ पर इसमें एक तो अति उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, 4 इसमें मूल शब्द है, और प्रत्यय कौन सा है साथियों? ई प्रत्यय है। तो देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से बना हुआ है, अतः चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप पहला लगाते हो तो फिर वहाँ पर अगर चौथा नहीं होता तो फिर आप पहला लगा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 4 आपके आता है। देखिए, 4 प्रश्न में थोड़ा जमाने में मिस्टेक हुई है। तो चौथा प्रश्न है, कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है? मीना खाना खा रही थी, मीना खाना खा लेना, मीना ने खाना खाया है और मीना ने खाना खाया था। तो साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा है पूर्ण भूतकाल। तो खा रही थी ये तो अपूर्ण हुआ, खा रही थी अपूर्ण हुआ। ये तो खा लेना ये तो भविष्य में चला गया, खाया है ये आसन्न भूतकाल है, और खाया था खा लिया था मतलब। तो साथियों, यहाँ पर चौथा विकल्प सही है पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं साथियों। आपके 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन को समझकर करना है। कौन से वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? तो एक शब्द मिलेगा अच्छा, वो संज्ञा शब्द कौन से वाक्य में है? विकल्पों को देखिए। वह अच्छा खिलौना है, मोहन अच्छा लिखता है, अच्छा परसों मिलते हैं, वह अच्छों के साथ पढ़ता है।
तो बताइए राइट आंसर कि अच्छा इसमें संज्ञा शब्द कौन से वाक्य में लग रहा है। साथियों विकल्प नंबर 4 सही है, वह अच्छों के साथ पढ़ता है। अच्छों के साथ मतलब अच्छे लोगों के साथ। तो साथियों इस प्रकार ये जो अच्छों शब्द है ये एक संज्ञा पद है। साथियों विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न 5 में। चलिए प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, आपके 6ठा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6 है, पुरुषोत्तम शब्द है संधि, समास, अव्यय और सर्वनाम। तो साथियों पुरुषोत्तम की अगर संधि करें तो इसकी संधि विच्छेद होगी पुरुष प्लस उत्तम बराबर गुण संधि का ये उदाहरण है, तो संधि है बिल्कुल। और पुरुषों में है जो उत्तम, तो यहाँ पर समास भी है। तो साथियों प्रथम विकल्प भी सही है और दूसरा विकल्प भी आपका इसमें सही आंसर है प्रश्न 6 में। क्लियर है सभी के, प्रथम और दूसरा दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, निम्न में से कौन से विकल्प में तत्सम, तद्भव व देशज शब्द का क्रम है। ऊंचा, अश्रु, सपना, अश्रु, गांठ और कांच, कृष्ण, क्षत्रिय और ताकत और सभी। तो साथियों तत्सम, तद्भव और देशज को एक निश्चित क्रम में ही देखना है। तो ऊंचा, ऊंचा शब्द तो भाई तत्सम नहीं है, तो ये आपका आंसर सबसे पहले तत्सम आना चाहिए। अश्रु बिल्कुल तत्सम है, तद्भव गांठ बिल्कुल तद्भव है, देशज काच ये बिल्कुल तत्सम, तद्भव और देशज के क्रम में जमे हुए हैं। बाकी तीसरे विकल्प को देखेंगे, कृष्ण तत्सम है, क्षत्रिय तत्सम है, तो यहाँ दोनों तत्सम, यहाँ तद्भव आना चाहिए था, तो फिर ये भी क्या हो गया गलत। मित्रों इस प्रकार आपका दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया, वाक्य में तेज पद है, क्रिया विशेषण पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रिया पद। तो साथियों प्रश्न 8 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए बताओ राइट आंसर। तेज शब्द यहाँ पर है साथियों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब है वह अव्यय जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करे। तो क्रिया क्या है, दौड़ना, और दौड़ना भी कैसा है, तेज। तो ये तेज शब्द क्या है, दौड़ने की विशेषता को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये तेज शब्द यहाँ रहेगा क्रिया विशेषण। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, आपके 9वां क्वेश्चन है मित्रों, वाच्य से ज्ञात होता है। वाच्य आपके सिलेबस में है बिल्कुल, तो उसका क्वेश्चन है ये, क्रिया का उद्देश्य, क्रिया का रूप, क्रिया का काल और उपयुक्त सभी। तो मित्रों क्रिया का काल वाच्य से ज्ञात नहीं होता है बल्कि काल से ज्ञात होता है। क्रिया का रूप भी ज्ञात नहीं होता है, ये तो सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, ये तो क्रिया के अंतर्गत। लेकिन क्रिया का जो उद्देश्य है साथियों वो वाच्य से ही ज्ञात होता है। इस प्रकार आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 9 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो ट्रिक बता रखी है, हिंदी अच्छी होती है, पूर्णिमा अच्छी होती है, चांदी अच्छी होती है। अच्छी में जम रहा है तो ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग। लेकिन क्या दही अच्छी होती है, नहीं, दही अच्छा होता है, तो ये पुल्लिंग शब्द है साथियों। प्रश्न नंबर 10 में दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ओगुण, लाचार, कपूत और लड़ाकू। तो साथियों ओगुण में ओ उपसर्ग लगा हुआ है, लाचार में ला उपसर्ग लगा हुआ है, ला प्लस 4 ओ प्लस गुण। कपूत में क उपसर्ग लगा हुआ है, क प्लस पूत, क मतलब यहाँ बुरा हो जाता है। लेकिन लड़ाकू में साथियों कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न 11 में, क्योंकि इसमें कोई उपसर्ग लगा ही नहीं हुआ है। लड़ाकू में लड़ना तो क्रिया है साथियों, तो चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 12। तो 12वां प्रश्न है,
वाक्य के मुख्य अंग होते हैं 1, 2, 3, 4। मित्रों, वाक्य के अगर अंगों की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। एक तो होता है आपके उद्देश्य मतलब कर्ता, और एक होता है आपके विधेय। क्या होता है? विधेय। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 मुख्य अंग होते हैं। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 है, चांद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विधु, साधुकर, भानु और निशाकर। तो साथियों, निशाकर, साधुकर, विधु ये तीनों ही चांद के पर्यायवाची, लेकिन भानु शब्द चांद का पर्यायवाची न होकर यह सूर्य का पर्यायवाची है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, फूला न समाना मुहावरे का अर्थ है कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज करना और उत्तरदायित्व लेना। तो फूला न समाना कहते हैं ना, आपके वो फूला नहीं समा रहा था, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। बहुत प्रसन्न होना ही साथियों इस मुहावरे का अर्थ है। कलंकित, खूब मौज, उत्तरदायित्व ये फूला न समाना का कोई अर्थ नहीं होता है, अतः ओनली दूसरा ही विकल्प यह सही है। तो 14 क्वेश्चन आपके व्याकरण के हो चुके हैं, बाकी के 6 क्वेश्चन मेथड के रहेंगे आपके। तो चलिए मेथड वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रश्न 15 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन और श्रुतलेख। तो मित्रों, इसका राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न 15 में। देखिए, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन ये तो अच्छे तरीके होते हैं भाषा में आकलन करने के, लेकिन श्रुतलेख में भाषा का आकलन नहीं होता है। श्रुतलेख में तो क्या होता है कि अध्यापक तो बोल रहे हैं, बात को अच्छी तरह से समझिएगा, और छात्र क्या कर रहे हैं? लेखन कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर अध्यापक बोल रहे हैं, छात्र लिख रहे हैं, तो छात्रों में सिर्फ जो अशुद्धियाँ जो लिखी जाती है छात्रों के द्वारा, सिर्फ उनको ही दूर किया जाता है और लेख को सुधारा जाता है। तो ये भाषा का आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है दिए गए विकल्पों में साथियों। चौथा विकल्प सही है, यही माना गया था। सीटेट का ये क्वेश्चन था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16वां क्वेश्चन है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है वाक्य लिखना भी, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी और चित्र बनाना। मतलब इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो कक्षा 1 का बालक जब लिखता है तो या बनाता है या लिखता है तो वो भी लिखने में ही माना जाएगा कक्षा 1 में। तो साथियों, अक्षर बनाना तो वास्तव में लिखना होता है, वाक्य लिखना भी लिखना होता है, शब्द लिखना भी लिखना होता है, लेकिन चित्र बनाना लिखना नहीं होता है। किंतु कक्षा 1 की अगर बात करें तो बालक जब चित्र बनाता है, कोई से भी चित्र हो, वो भी लिखने के अंतर्गत ही आ जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका यहाँ चौथा ही सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चोम्स्की, स्किनर और ब्रूनर। तो साथियों, भाषा अर्जन में सभी ने सुन रखा होगा चोम्स्की का नाम। विकल्प नंबर 2 सही है, बहुत ही फेमस है ये भाषा संबंधी चीज़ों में। साइकोलॉजी और मेथड के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा जाए तो लगभग चोम्स्की ही आपका आंसर रहता है। प्रश्न नंबर 18 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सिखाना, भाषा का प्रभावी प्रयोग और साहित्य की रचना। तो देखिए, आलंकारिक भाषा का प्रयोग तो आप क्या उच्च स्तर पर करते हो, तो पूछा क्या है? प्राथमिक स्तर। साहित्य की रचना भी उच्च स्तर पर करते हो। तो साथियों, 2 विकल्प तो यहीं बाहर निकल गए। अब है वर्णमाला सीखना और भाषा का प्रभावी। तो साथियों, वर्णमाला सीखना ही सिर्फ भाषा सीखने सिखाने का अर्थ नहीं होता है, बल्कि भाषा का प्रभावी रूप से अगर बालक प्रयोग करने लग जाता है, मतलब वो भाषा को सीख रहा है। इसलिए तीसरा विकल्प प्रश्न 18 में सही है आपके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा साथियों। ये मतलब मैं मानता हूँ कि ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर बिल्कुल आपको निःशुल्क ये सेवा मिल रही है तो एक छोटा सा आपका भी योगदान चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 19 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रवाह, अक्षर ज्ञान, अर्थ और गति। तो मित्रों, पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थ, कि जैसे आप मित्रों जैसे आप किसी चीज़ को बहुत तीव्र गति से पढ़ लेते हो, मतलब प्रवाह के साथ, अक्षर ज्ञान भी अच्छा खासा है, गति भी बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन अगर आपने उस चीज़ के अर्थ को समझा ही नहीं है तो फिर उसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है। इसलिए इनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ। क्या है साथियों? अर्थ। विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ सही रहेगा प्रश्न 19 में। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? पोर्टफोलियो को, लिखित परीक्षा को, जांच सूची को और प्रश्नावली को। तो जो पीएस स्तर के बच्चे हैं वहाँ पर बच्चों का आपको भाषा आकलन करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में उनका सारा रिकॉर्ड संधारित होता है। अतः वहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन से बालक का स्तर कौन सी कक्षा का है। इसलिए साथियों प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 20 में। आज के दोनों टेस्ट ये पूरे हो चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं दोनों तो ज़रूर देखिएगा। ये तो देख लिया होगा क्योंकि 20वां क्वेश्चन कर रहे हो तो देख लिया होगा। अब एक और टेस्ट अपलोड किया था साइकोलॉजी का, स्पेशल प्रश्नों का, टेस्ट नंबर 3, तो उसको भी आप ज़रूर अटेंड करिएगा। एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकों से भी आपके टेस्ट ज़रूर आएंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।